Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the Most Merciful, the Beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well in this pandemic. Please stay at home, stay safe. Dear students, today we are going to start lecture number 6 of chapter number 10, class 10, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Before starting a video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Dear students, if you remember in our last lecture, we studied about the biological consequences of smoking, and today we are going to study the effect of exercise on rate of breathing. Dear students, जब हम अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर होते हैं या जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते या सिंपल हम अपनी जगह पे बैठे होते हैं या चल रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है वो 15 to 20 टाइम पर मिनट्स होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे हम अपने कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई काम नहीं है या हम अपनी सिंपल पोजीशन के अंदर हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रीथिंग रेट होता है, मतलब कि हम सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। सिंपली क्या कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है 1 मिनट के अंदर इसकी जो टाइम है वो 15 to 20 टाइम पर मिनट है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इसी तरह जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई रनिंग करते हैं या जब हम कोई हैवी काम करते हैं तो उस वक्त हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाता है और ये 40 to 60 टाइम या 40 to 50 टाइम पर मिनट हो जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे वजह क्या है कि कौन सा फैक्ट है जो हमारे ब्रीथिंग रेट को अपनी नॉर्मल पोजीशन से इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, कि जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज की तरफ जाती है तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी भी जो होती है वो भी ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है। तो एनर्जी रिलीज़ होने के लिए ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर है उसकी ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। तो उसकी ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई हम हैवी काम करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वो इंक्रीज़ होता है और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर उसकी ब्रेकडाउन होती है और इसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलती है। और फिर इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्सेस अमाउंट में है या जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है ब्लड से टू द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो इसका क्या ये सारी बात को हम थोड़ा सा सम अप करते हैं कि जब हम ऑक्सीजन कर लेते हैं या हम जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं या हम रनिंग करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी की जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होने की वजह यह है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करती है। ऑक्सीडेशन किस चीज़ की करती है? ग्लूकोज की करती है। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमें मोर एनर्जी मिलती है। ठीक है, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे ब्लड के अंदर अकोमुलेट हुआ होता है वो बाहर को रिलीज़ हो जाता है। अब अगर आप इसको देखें कि वाई डू द ब्रीथिंग रेट एंड पल्स रेट नीड टू इंक्रीज विद एक्सरसाइज, कि हमारी बॉडी के अंदर क्यों हमारा ब्रीथिंग रेट या हमारा पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान। तो इसका एक ये आंसर है कि टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन। ठीक है ना, कि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एक वजह। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो एरोबिक रिस्पायरेशन है हमें उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रिस्पायरेशन रिलीजेस एनर्जी। फिर रिस्पायरेशन होती क्यों है? रिस्पायरेशन का इसलिए होती है कि हमें एनर्जी मिलती है उससे, उसके रिस्पायरेशन के होने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, इसका आंसर ये है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन द ब्लड रीचेस द ब्रेन द मेडुला detects more carbon dioxide in the blood and sends nerves impulses to the diaphragm and ribs muscles at a greater speed। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? ठीक है, ये प्रोसेस तेज किस तरीके से होता है और कौन से इम्पल्सेस हैं जो मैसेज भेजते हैं हमारे रिब्स को, हमारे डायफ्राम को कि वो अपने प्रोसेस को तेज़ करें और ऑक्सीजन को इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करें। ठीक है,
तो क्या होता है इसके रिजल्ट में, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, जब वो ब्लड जो एल्वेलाई की कैपिलरीज से पास हुआ और वो जा रहा होता है किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। ब्रेन का कौन सा पार्ट, जो ब्रेन का सेंटर है, ब्रीथिंग सेंटर है, उसको हम मेडुला बोलेंगे। जो मेडुला है वो हमारे बॉडी को ब्रीथिंग प्रोसेस को वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जब ब्लड हमारे मेडुला सेंटर यानी हमारे ब्रेन की तरफ पहुंचता है, तो हमारा जो मेडुला है, ब्रेन का वो पार्ट, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट वो क्या करता है कि जो नर्व इम्पल्स भेजता है, ठीक है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट को डिटेक्ट करता है, उसके रिजल्ट में हमारा जो ब्रेन है, उसका वो पार्ट मेडुला, वो नर्व इम्पल्स भेजता है हमारे डायफ्राम की तरफ और रिब्स की तरफ, ठीक है, एक ग्रेटर स्पीड के अंदर, कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को ज़्यादा इनहेल किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ किया जाए। तो इसी एज रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम है और रिब केज है, ये अपने स्पीड को तेज़ कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। फिर बात करते हैं सो द स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल इंक्रीजेज। फिर वही बात कि हमारा जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है हमारे डायफ्राम और रिब्स का, ये क्या हो जाता है, ये स्पीड अप हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। It increases the rate and depth of breathing during exercise. The breathing rate increases up to 30 to 40 times per minute, ठीक है। फिर ये जो मेडुला ने हमारे नर्व इम्पल्स भेजे ब्रेन की तरफ से हमारे रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम को, इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग तेज़ हुआ, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमारी जो ब्रीथिंग का इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमारा ब्रीथिंग रेट अपने जो 15 से 20 टाइम पर मिनट था, वो भी इंक्रीज होके 30 टू 40 टाइम पर मिनट चला गया। लेकिन कुछ बॉडी के अंदर ये 40 टू 50 भी चला जाता है और 40 टू 60 भी जाता है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमें अभी इस डायग्राम से सारी बात समझ आ जाएगी कि किस तरह हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है, किस तरह हमारा ब्रेन इस प्रोसेस को डिटेक्ट करता है, और किस तरह हार्ट बीट तेज़ होने के बाद ब्लड की कंसनट्रेशन लंग्स की तरफ ज़्यादा हो जाती है। तो इस डायग्राम को लेके हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, कि हमारे जो मसल्स हैं, मसल सेल रेस्पिरेशन इंक्रीजेज, मोर ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइज। कि जब हमारे मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो इस एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज भेजता है हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है। जब मैसेज लंग की तरफ आता है तो लंग्स क्या करते हैं कि अपने ब्रीथिंग रेट को क्या करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच ब्रीथ इंक्रीजेज, और हर ब्रीथ के साथ हमारे इस वॉल्यूम ऑफ एयर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस उस वक्त चलता है कि जब हमारा ब्रेन मैसेज भेजता है हमारे लंग्स की तरफ कि वो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ करें। जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज होगा, मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसके बाद हमारा जो ब्रेन है, एक तो मैसेज भेजता है लंग्स की तरफ कि वो ब्रीथिंग रेट को ज़्यादा करे, उसके साथ साथ वो हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज भेजता है हमारे हार्ट बीट की तरफ कि वो अपनी हार्ट बीट के साथ हमारे ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से पंप करे, ठीक है। फिर जब हमारा हार्ट ब्लड को तेज़ी से पंप करता है लंग्स की तरफ, तो उस वक्त भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मसल्स की तरफ जाता है तेज़ी के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के साथ से रिमूव होता रहता है, ठीक है ना। ये उस वक्त होता है जब हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है, और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ करने वाला जो मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ तो हमने तो यहाँ पिछले जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह हमारा ब्लड जो है वो उसकी जो लेवल ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज़ होता है, कि वो किस तरह तेज़ी के साथ आगे ब्रेन की तरफ जाता है, फिर हार्ट बीट किस तरह तेज़ होती है और ब्रीथिंग रेट किस तरह इंक्रीज़ होता है। तो मैं अब समअप करता हूँ कि जब हम अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो 15 टू 20 टाइम पर मिनट्स होता है। तो जब हम एक्सरसाइज की तरह करते हैं या कोई हैवी काम करते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रीथिंग रेट अपनी नॉर्मल पोजीशन से इंक्रीज़ होकर हाई हो जाता है, ठीक है। अब हाई होने की वजह क्या है
कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ब्रेन इस बात को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन इस बात को डिटेक्ट करने के बाद एक मैसेज भेजता है, नर्व इम्पल्स भेजता है कि कहाँ पे, लंग्स की तरफ, डायफ्राम और रिब्स की तरफ। तो जब डायफ्राम को ये मैसेज पहुँचता है तो डायफ्राम अपनी एक्टिविटी को तेज़ करता है। जब उसकी एक्टिविटी तेज़ होती है तो ज़्यादा ब्रीथिंग का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पास आउट होती है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो जाता है और एनर्जी जल्दी मिल रही होती है। उसके साथ साथ ब्रेन एक और मैसेज भेजता है हमारे हार्ट बीट को, कि हमारा हार्ट क्या करे, अपनी बीट को ज़्यादा तेज़ करे, ब्लड को तेज़ पंप करे। जब ब्लड तेज़ पंप होगा तो ब्लड जल्दी लंग्स की तरफ आएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारी बॉडी की तरफ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर हेल्दी लिविंग। ठीक है, कि किस तरह जो एक वेंटिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, एक हवा के आने जाने का जो प्रोसेस है, कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे कि जो हम अपने घरों में वेंटिलेशन का प्रोसेस करते हैं, जो रोशनदान रखते हैं या हाफ साफ हवा को आने के लिए जो रास्ते बनाते हैं, कि ये हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करेंगे। A home ventilation system is used to maintain a healthy living environment by supplying fresh air inside the home while at the same time removing stale and polluted air. Dear students, के जो हम अपने घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रोसेस करते हैं या सिस्टम करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वो हमें ये हेल्प करता है कि बाहर के जो एनवायरनमेंट है वहाँ से फ्रेश एयर को हमारी होम के अंदर लाता है, हमारे घरों के अंदर लाता है, और घर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो पोल्यूटेंट्स हैं या जो वो इन्वायरमेंट, जो वो एयर है जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी लिविंग हेल्थी लिविंग के लिए हार्मफुल है, उसको बाहर निकालता है। तो हर घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। इससे हमें क्या होता है कि हमारी हेल्थ जो होती है वो सस्टेन रहती है और हेल्दी रहती है। ठीक है। अब बात करें कि होम वेंटिलेशन आल्सो हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर, तो इसके साथ साथ हम बात करें कि होम वेंटिलेशन आल्सो हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर ह्यूमिडिटी लेवल। कि जो होम वेंटिलेशन है, एक तो ये हमें ये हेल्प आउट करती है कि हमारे घर के अंदर या हमारे जो रूम्स के अंदर जो फ्रेश एयर नहीं होती उसको बाहर एक्सहेल करने में, हमें बाहर निकालने में हमें हेल्प करती है, और इसके साथ साथ हमारे घर के अंदर फ्रेश एयर को मेंटेन करती है। ठीक है। और दूसरा जो इसका फंक्शन ये है कि हमारे घरों के अंदर ये होम ह्यूमिडिटी के लेवल को भी मेंटेन रखती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखती है। फिर इसके साथ साथ जो हमारे घरों के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, जो कंसनट्रेट हो सकते हैं जब हैवी अमाउंट के अंदर होंगे, तो उसको भी बाहर निकालने में हमें हेल्प आउट करेगी। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जिन घरों के अंदर होम वेंटिलेशन का प्रोसेस जो प्रॉपर होता है, एक तो वो हेल्प करता है कि जो डिफरेंट डिजीज़ हैं बॉडी को लगने वाली, या जो फैक्टर्स हैं जो बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं, डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, उनको रिड्यूस करने में। अगर हम बात करें एलर्जी की, एलर्जी भी जो जिस तरह हम बात करें पोलन एलर्जी हो सकती है या दूसरी जो डस्ट एलर्जी है, तो ये भी एक हार्मफुल फैक्टर है बॉडी को इफ़ेक्ट करने में। तो प्रॉपर वेंटिलेशन ये भी हेल्प करती है कि जो एलर्जी के जो फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस कर लेती है। साथ साथ एस्थमा जो प्रॉब्लम है, एस्थमा जो एक हमें बीमारी जो हम कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं लंग्स का, कि जिसमें हम प्रॉपर सांस एक बॉडी नहीं ले सकती। ठीक है, ये उसको भी क्या कर रही होती है, रिड्यूस कर रही है। तो इसलिए कहते हैं कि घरों के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, कि जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, जो हम एयर हम अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं लंग्स के अंदर, और इसके साथ साथ जो हम अपने लंग्स के अंदर से एयर को निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो उनकी कंसनट्रेशन, उनकी परसेंटेज क्या है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की, कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, जो हमारी सांस लेते वक्त हमारे लंग्स के अंदर जाती है, तो वो होती है कितनी, 21%। इसी तरह बात करें तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं, सांस लेते वक्त तो उसकी परसेंटेज होती है वो 21% होती है। उस मतलब जो सांस हमने लिया, जो हवा हमारी बॉडी के अंदर गई, उन उस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो सिर्फ क्या है, 21% है। इसके साथ साथ जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और दो दीगर दूसरी गैसेस हम बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, 16% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कि हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है,
ठीक है। ये टॉक्सिसिटी कॉज करती है, हमारे पीएच लेवल को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। रेस्पिरेशन में तो इसका काम नहीं है, क्योंकि हमने बाहर निकालना होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी होती है? 0.04% होती है, ठीक है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, इस एक्सपायरेशन करते हैं, सांस अपनी बॉडी से एयर जो बाहर निकालते हैं लंग से, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी होती है? अबाउट 4% होती है, ठीक है। वाटर वेपर्स की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि वाटर वेपर की जो कंसनट्रेशन या परसेंटेज है वो डिफरेंट वेरी करती है, ठीक है। वेरी किस फैक्टर्स पे करती है? एक तो वो इस एनवायरनमेंट पर वेरी करती है कि जिस एनवायरनमेंट के हम रह रहे हैं। अगर हम पहाड़ों के अंदर गए हैं तो वहाँ भी ये कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करेगी परसेंटेज। अगर मैदानी इलाके में है तो वहाँ भी ये वेरी करेगी। फिर अगर हम अगर सी लेवल के ऊपर या हम समुद्र के किनारे पर चलेंगे तो वहाँ भी ये वेरी करेगी, ठीक है। फिर अगर बात करें एक्सपायरेशन की, तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, हम हवा को बाहर निकालते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर ये सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी क्या होता है? वो वेरी करता है बॉडी के एक्सपायरेशन के प्रोसेस के अंदर। और जब हम हमारी बॉडी के अंदर से या लंग्स के अंदर से हम हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं थ्रू ट्रेकिया, तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है इन सब का, हमारे जो ब्रीथिंग का एक्सपायरेशन के अंदर से जो हवा गैसेस हम निकाल होते हैं, तो उस वक्त उनका टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से बातें थी जो हमें याद रखनी ज़रूरी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेंजर ऑफ ब्रीथिंग इन एग्जॉस्ट ऑफ फॉसिल्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर या उस एरिया में जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होती है और फ्रेश एयर होती है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम फ्रेश एयर इनहेल करते हैं इन आवर डेली रूटीन, तो क्या होता है कि हमारी हेल्थ क्या होती है? वो प्रॉपर रहती है, ठीक है। इसी तरह हम बात करें कि जब हम ब्रीथिंग का प्रोसेस करें, जब हम सांस लें, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का प्रोसेस करें, उस जगह पे जहाँ पे जो गैसेस हैं वो पॉल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम ट्रैफिक जैम के अंदर बात करें कि हम उन इलाकों में चले जाएं या हम रोड पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो उनकी जो गैसेस निकलती हैं वो क्या है? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। फिर अगर बात करें उस जोन के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो पता है आपको इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के अंदर से भी डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस की हम बात करें, ठीक है ना। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है कि यू माइट हैव एक्सपीरियंस अ वेरी इरिटेटिंग कंडीशन वाइल स्टैंडिंग राइट इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक जैम। कि जब हम ट्रैफिक के अंदर जाते हैं या जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं आपके इर्द गिर्द, मुख्तलिफ़ ट्रक होते हैं और छोटी डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ। तो जब ये ट्रैफिक होता है तो इनके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस निकल रही होती हैं। वो आपने देखो क्या साइलेंसर के अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस निकल रही होती हैं। तो वहाँ इंसान जब खड़ा होता है तो वो इरिटेशन फील करता है, वो इरिटेट फील कर रहा होता है, उसे इरिटेशन होती रहती है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी के प्रोसेस के लिए, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए या रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। तो जब हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी या दूसरी गैसेज जो हार्मफुल हैं जब वो ज़्यादा मिलेंगी, तो हमें इरिटेशन फील होगी, तो हम इरिटेट फील करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे एग्जॉस्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स और अटैकिंग योर नोज एंड योर एंटायर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। फिर जो जितने भी एग्जॉस्ट ऑफ जितने भी गैसेस हैं, ठीक है ना, जो उनसे निकलती हैं, उनके एग्जॉस्ट हैं, जितने भी गाड़ियों के एग्जॉस्ट या फॉसल्स की हम बात करें, या फिर वो ऐसी टाइप की जो हार्मफुल गैसेस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, तो वो हमें फील हो जाता है कि हमें पहले वो हमारे नोज़ को अफेक्ट कर रही होती हैं, फिर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती हैं, क्यों इंसान सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा होता है ना, ठीक है। अब बात करेंगे फॉसिल फ्यूल कंटेन अ लॉट ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स विच आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। फिर जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स मैं फिर वही बात करूंगा कि जिस तरह हमारे पास डीजल वगैरह हो गए, पेट्रोल वगैरह हो गए, ऑयल वगैरह हो गए, ठीक है ना, या दूसरे फ्यूल्स वगैरह के फॉसिल्स के जो बर्न्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन क्योंकि इनकी बहुत ही हार्मफुल होती है, इनके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी इनको रेजिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हैं। तो कोशिश करें अपने आप को हेल्थी लाइफ के अंदर रखें, हेल्थ अपनी ठीक रखें, कोशिश करें कि फ्रेश एयर के अंदर जाएं, ठीक है ना। इन तमाम प्रोसेस से दूर रहें, अपने वेंटिलेशन के प्रोसेस को ठीक करें। अगर आपके अंदर होम वेंटिलेशन ठीक हो गई तो आपकी हेल्थ भी
ठीक रहेगी। फॉर एग्जांपल बात करें फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं, कि फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट कंटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड सूट। ठीक है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप की ये केमिकल्स और गैसेस होती हैं जो हमारी बॉडी जिनको इफेक्ट मतलब ले नहीं पा रही होती। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये जब ब्लड के अंदर जाएंगी तो ये टॉक्सिसिटी काज करेंगी, हमारे पीएच लेवल को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, हमारी बॉडी को ये इफेक्ट करेंगे। तो उनके अंदर ये फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। ठीक है, दोस्त को ब्रीथ इन सच एग्जॉस्ट हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। फिर वो लोग जो इस टाइप के इन्वायरमेंट पे रहते हैं या इस तरह की फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं या उन एरियाज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या दीगर गैसेस जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिस तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उन लोगों को उनके लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब वो एक्सेस अमाउंट के अंदर ये हार्मफुल गैसेस को इनहेल करेंगे तो वो उनके एल्वोलाई को अफेक्ट करेंगे, उनके सेल्स को डैमेज करेंगे, लंग सेल्स को डैमेज करेंगे, उनके ब्रोंक्यूल्स को ब्रोंकाई को वो डैमेज करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि देयर इज़ आल्सो रिस्क ऑफ नॉन कैंसरियस ब्रीथिंग कंडीशन स्पेशली जिसमें अगर हम बात करें कि चलें अगर उन्हें कैंसर नहीं होता, ठीक है, तो हर किसी को तो कैंसर नहीं हो सकता, तो उसके अलावा जो बहुत सारी बीमारियां हैं, नमूनिया है, अस्थमा है, ठीक है, इसके अलावा और बहुत एम्फिसीमा है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हैं जो किसी भी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन इन्वायरमेंट से दूर रखें, और अगर हमें अपनी हेल्दी लाइफ की अगर चाहिए तो ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ आ गया होगा। ये जो एक डायग्राम बनी है इससे आप अपने आप को क्लियर कर लें कि जब आप ट्रैफिक जैम के अंदर जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के एयर पोल्यूशंस हैं, वो जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी को वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे किस तरह हमें इस ट्रैफिक जैम से बचा जाए और प्रॉपर फ्रेश एयर के अंदर रहा जाए। ठीक है, आपको ये तकरीबन सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू है इस सारे इसके अंदर तो काइंडली अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें और अपने आप को अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।